हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जूनियर इंजीनियर लेवल के जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स है, चाहे आपके RVVNL वाले मतलब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले या बिहार वाले या यूपी वाले, सभी को की हम तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें हमारा स्टडी वीडियो लेक्चर्स हमारे पास में कंप्लीट जो है प्रोवाइड हम कराते हैं। तो इस सीरीज़ में जो हमारे जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं और जो अपना ये वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं BSPHCL का, तो काफ़ी उनका ये था कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराइए। तो आइए इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं। तो ये नेट से मैंने इसको मिला है मुझको इसका पेपर, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं कुछ 10-12 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि आप एक बार खुद इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल, पहला सवाल आपके सामने है। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमसे नहीं जुड़े हुए थ्योरी टू प्रैक्टिकल से, तो 8003378523 पे आप नाम, एग्ज़ाम और सिटी, ये 3 चीज़ आपको भेजनी है। और हमारी वेबसाइट है theory2practical.com। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो थेवेनिन, ये है जो क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे अवेलेबल है क्वेश्चन। इसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है और टेक्निकल सेक्शन भी है इसमें। तो आइए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें ये क्वेश्चन है आपका थेवेनिन थ्योरम पे क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा ये सर्किट आपके सामने। तो थेवेनिन थ्योरम मैंने कराया है, उसमें अच्छे से समझाया है आपको, तो उसके बेसिस पे आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि एक सर्किट आप देख रहे हो, इसके अक्रॉस अपन को थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको करंट सोर्स दे रखा है, यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है, और इसके अक्रॉस आपको जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, क्या बताया था मैंने आपको, थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, जो लोड होता है उसको हटा देते हैं। तो लोड तो यहाँ पे ऑलरेडी हटा हुआ है। दूसरा क्या करते हैं कि जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको हम जीरो कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को जीरो करना है अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो दोनों जो है सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। अगर जो 1 वोल्ट का डिफरेंस है वो नहीं रहेगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, करंट जो सोर्स है, हम चाहते हैं कि करंट सोर्स जो है जीरो हो जाए, मतलब कि उससे करंट नहीं बहे। तो करंट नहीं बहे तो अपन क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। तो करंट सोर्स को अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम के मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसमें पढ़ाया हुआ है। तो उसके तहत अपन इस सवाल को करें, आप देखें इसको। तो देखो, कई बच्चे इसमें अलग अलग प्रकार के जवाब लिखेंगे। कई बच्चे इसको, मैं आपको बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जिसने सेट किया है ना, बड़े दिमाग लगा के उसने सेट किया है, इस हिसाब से सेट किया है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिए उसने कि आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बच्चे सोचेंगे कि यार शायद इसको, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यार ये ओपन होता होगा या फिर ये आपका शॉर्ट होता होगा, ऐसी कई कन्फ्यूज़न उनको होगी। पर आप देखो, जो हमने पढ़ा है उसके तहत आप चलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 एम्पियर को मैं हटा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये ओपन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो 1 वोल्ट का जो है, इसको मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जब 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ओपन है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये शॉर्ट है। ये पाथ क्या बना आपका, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस हुआ, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस हुई 2 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी जो सही किया है, तो वो थेवेनिन थ्योरम अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो समझ में आया इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया। ये सवाल था हमारा किसका, थेवेनिन थ्योरम पे हमारा क्वेश्चन था। बड़े आगे, और एक और मैं क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और ये भी काफ़ी रिपीट हुआ है, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने रजिस्टर वाले चैप्टर में किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा वो। ये वाला क्वेश्चन तो आ गया आपको समझ में, कैसे अपन ने किया। दूसरा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, ध्यान से देखिएगा इसको। इस प्रकार से है ये, और एक है आपका ये ऐसे, और एक है आपका
ऐसे, ठीक है। कई बच्चों को तो शायद इसका आंसर भी याद होगा, पर मैं आपको इसको बता दूंगा कैसे इसको हल करना है। और ये अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अपन को, RAB की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, R, 2R, 3R और चौथा ऑप्शन है हमारा 4R। बताइए स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो लगने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। कई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, चल रही नहीं चल रही। आप सोचेंगे यार ये तो इसको ऐसे सॉल्व करो, पैरेलल में कौन से, सीरीज़ में कौन से हैं, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। पर इसको अगर मैं जब रीड्रॉ करूँगा तो आपको काफ़ी बातें जो हैं और क्लियर हो जाएंगी, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको पहली हिंट तो यही है, इसको सिंप्लीफाई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि ये फ़ायदा तभी होता है जब वीडियो लेक्चर का, जब आप खुद से एक बार उसको ट्राई करते हैं। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो उसका इतना मैक्सिमम प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी बच्चे UPPCL या फिर राजस्थान का RVVNL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC JEE की कर रहे हैं, तो सभी के लिए बेहद उपयोगी है ये क्वेश्चन करना। तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आइए आप लोग देखते हैं कितने लोगों ने इसको रीड्रॉ किया। अगर अपन इसको रीड्रॉ करेंगे तो सिंपल, अगर जैसे मैं इसका नाम दूँ 1, इसका नाम दूँ 2, इसका नाम दूँ 3, इसका नाम दूँ 4, इसका नाम दूँ 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये R है 1 जिसका नाम था, और इसका नाम था आपका 2, ठीक है। और अब इसमें एक रेजिस्टेंस है B, ये है आपका A पॉइंट, ये आपका पॉइंट है B। अब B पॉइंट से एक रेजिस्टेंस है जो किसको 2 को मिल रहा है ना, तो उसको मैं जोड़ूंगा, ये 3 वाला है, ठीक है। सबकी वैल्यू R है ना। अब B से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, और वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वो आ रहा है आपका ये, ठीक है। ये भी वैल्यू है R। और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है ये आप देख रहे होंगे, ये है 5वां। तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा। अब स्थिति मेरे ख्याल से आपको काफ़ी क्लियर होगी। एक तो ये देख रहे होंगे कि आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, क्योंकि दो रेशियो के जो उनकी जो रेशियो है वो बराबर है, ठीक है। तो और वैसे भी आप देख सकते हैं सिमेट्री से कि ये R है, R है, R है, R है। अब ये पॉइंट आप कंसीडर करोगे C और D, तो C और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये समानता है पूरी, ठीक है। तो भाई इसने ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि इस पे ज़्यादा वोल्टेज हाई हो जाएगी, या इसने ऐसा क्या अलग कर दिया कि इस पे वोल्टेज इससे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? तो मैं कह सकता हूँ इसमें कि C और D पे जो है सेम वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। अब सेम वोल्टेज हो जाएगी इस पे और इस पे, तो यानी कि इस पे करंट ही फ्लो नहीं होगी। अब करंट ही फ्लो नहीं हो रही है किसी सर्किट में, उसको अपन हटा सकते हैं। सर्किट एनालिसिस में अगर किसी ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, उसको अपन हटा सकते हैं। तो अपन को क्या बचेगा, ऊपर क्या है R और R, इसको मैं क्या लिखूंगा, R और R सीरीज में है तो क्या लिखूंगा मैं, इसको 2R लिखूंगा। और ऐसे ही नीचे मैं क्या लिख दूंगा, इसको पैरेलल सीरीज में है तो 2R लिख दूंगा। अब ये 2R और 2R पैरेलल में है, 2R और 2R पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने R हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आया किस प्रकार से हमने सवाल सॉल्व किया। मेन बात थी इसको रीड्रॉ करना, समझना कि हो क्या रहा है। फिर पोटेंशियल वहाँ पे सेम था, तो जहाँ पे करंट ही नहीं बह रही है उसको हटा दो। या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे करंट ही नहीं बह रही है, उसको अपन ने हटा दिया और उसको अपन ने इक्विवेलेंट से हमने रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लिया। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और वीडियो लेक्चर्स में हमने ये सभी क्वेश्चन जो है इस टाइप के करवाए हुए हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, और इसमें भी आपके जो है कॉन्सेप्ट को परखा जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है आपका सर्किट से है। किससे है? सर्किट एनालिसिस से है। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, पर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको जो है प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ये देखो ध्यान से, ये आपका BSPHCL में जो क्वेश्चन आया है। इससे पहले मैंने एक पेपर कराया था उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर का, तो उसको भी आप देख लेना।
यहाँ पे है करंट सोर्स और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर R हमको दिया गया है और यहाँ पे करंट है IR, इसका नाम है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे जो है एक इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.5 हेनरी आपको दे रखी है। तो हमको बताना है कि जब रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन पे बताएंगे कि IR की वैल्यू क्या होगी। जब ये सर्किट जब रेजोनेंस अचीव करेगा तो IR जो करंट जो इस रेजिस्टेंस पे होगी वो क्या होगी, ये हमको बताना है। तो दोस्तों कई सवाल मन में घूम रहे होंगे कि यार अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इसको हल करूं, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में ऐसा होगा क्या, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में कॉन्सेप्ट बताए थे, उस पर अपन चलेंगे, सारे आपके डाउट्स हट जाएंगे। बात समझिए, एक बार तो खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था, R, L और C इस पूरे सर्किट में क्या है, एक रजिस्टिव है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटिव सर्किट है। तो ऐसे सर्किट्स में क्या होता है कि आपकी एक है आपकी जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, जो VS आपने अप्लाई की हुई है। तो जो रजिस्टिव करंट की वजह से जो इसमें जाएगा वो पार्ट इसके पैरेलल होगा, इसके डायरेक्शन में ही होगा, IR वाला पार्ट, ठीक है। अब एक पार्ट रहेगा आपका इंडक्टिव का जिसको हम बोलेंगे IL बोलेंगे, और एक पार्ट रहेगा आपका IC बोलेंगे, ठीक है, जो कैपेसिटिव होगा। ये 90 डिग्री इंडक्टेंस पीछे होगा और ये कैपेसिटेंस 90 डिग्री आगे होगा। तो ये IL होगा और ये IC होगा। तो अगर इसको अपन जैसे मान लीजिए यहाँ तक है IL और यहाँ तक है आपका IC, तो जो इन दोनों का डिफरेंस, कहने का मतलब ये मान लीजिए ये दूरी है आपकी 8 और ये दूरी है आपकी 2, तो ये कितना हो गया, 8 - 2 6। इसको इसे सेपरेट करेंगे तो IL माइनस IC यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा IL माइनस IC है। तो ये है आपका IR वाला कंपोनेंट है, ये है IL माइनस IC। तो दो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो किसका, एक तो है IR जो इस डायरेक्शन में है, एक है IL माइनस IC जो इस डायरेक्शन में है, और इसका जो है वेक्टर सम होगा वो होगा ये, इस टाइप से ये आपका इफेक्टिव आता है, ठीक है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन वो होती है जब रेजोनेंस कंडीशन जब होगी जब आपका XL और XC जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो इम्पीडेंस ड्यू टू दिस L component and impedance due to your capacitance component is equal, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि IL की जितनी मात्रा है और IC की जो मात्रा है दोनों बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो IL इजिकल टू क्या निकल के आएगा आपका IC आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेजोनेंस में आप जो करंट होती है, जो आपकी ये IS जो सोर्स से जो करंट निकल रही है वो क्या है, IR इसका स्क्वायर करो, IR स्क्वायर करो प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर करो, ठीक है। अब IL और IC दोनों बराबर है। अब देखो ये दो सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूज मत हो। I इजिकल टू क्या होता है, V/Z होता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं दोनों के इम्पीडेंस मैच कर रहे हैं, वोल्टेज दोनों पे बराबर है, ये दोनों पैरेलल पे है, यानी कि I भी बराबर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये चीज़ हो जाती है 0। तो IS इजिकल टू IR निकल के आता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
जो करंट होगी IS वही यहाँ पे करंट होगी रेजिस्टिव सर्किट पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या करंट होगी मेरी, 5 एम्पियर ही होगी। तो जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 है 0 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 5 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। 5 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। अब कई बच्चे जो है इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार स्टेडी स्टेट कंडीशन से इसको जो है रिलेट कर जाते हैं और बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक इसमें जो है मेरा शॉर्ट हो गया तो सारी की सारी करंट यहाँ पे बह जाएगी, आर पे कोई करंट मेरी नहीं बहेगी, तो आंसर को 0 लिख देंगे। स्टेडी स्टेट कंडीशन अलग होती है और ये रेजोनेंस कंडीशन अलग होती है। रेजोनेंस कंडीशन जब होती है जब XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इस केस में पैरेलल है, इसलिए इस केस में IL = IC आपका हो जाएगा। और जब IL IC हो जाएगा तो बचेगा क्या, आपका IR बच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं IS की वैल्यू IR है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडक्टेंस में करंट नहीं बह रही है या फिर कैपेसिटेंस में करंट नहीं बह रही है, बिल्कुल बह रही है, बिल्कुल बह रही है, पर इस प्रकार से बह रही है कि यहाँ पे अगर 3 एम्पियर है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 है, पर दोनों का जो कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, ये बचेगा क्या, IS = IR, मतलब R पे जो करंट है मेरी वो मेरे को 5 एम्पियर मिल जाएगी जो मुझसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब जो देखो स्टूडेंट्स, मेन बात क्या होती है कि हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ समझते हैं, सब बात है, पर मेन बात है कि एग्ज़ाम में अपन गलती ना करें। तो हमारे अगर कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो हम समझेंगे कि यार ये स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है रेजोनेंस से, उससे उसको कंफ्यूज नहीं करना है। आंसर 0 नहीं लिख के आ जाना है, यहाँ पे समझना ये है कि दोनों के इम्पीडेंस बराबर हो गए हैं, तो IL और IC की वैल्यू दोनों की बराबर हो गई है, और IS = IR² प्लस आपका IL - IC, तो IL - IC वाली टर्म 0 हो गई, तो IS = IR वाली चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में कराया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप जिन्होंने मेरी वीडियो लेक्चर देखे हैं तो दे शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ पीक ऑफ 2 एम्पियर। IP की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, यहाँ पे 2 एम्पियर दे रखी है। इफ़ इट्स पीक फैक्टर हमको क्या दे रखा है, पीक फैक्टर हमको क्या दे रखा है, पीक फैक्टर हमको दे रखा है √2, और हमको दे रखा है फॉर्म फैक्टर, क्या दिया हुआ है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर अपन को दे रखा है कितना, π/2√2। देन एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, और एवरेज वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 8/π, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 4/π, तीसरा ऑप्शन है π/2, और चौथा ऑप्शन है आपका π/4। तो दोस्तों ये सवाल जो है वैसे बहुत इजी है, पर जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव करंट में एक बहुत अच्छी टिप बताई थी, इस पर एक वीडियो भी मैंने बताया था बहुत अच्छा, कि ये क्वेश्चन, क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है तो 90% चांसेस है ऑल्टरनेटिव करंट में पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल का आप लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चे जो है यहाँ पे चीज़ें आसान हैं, चीज़ें आसान हैं, पर वक्त पे डेफिनेशन जो है याद नहीं आती है। ये जो वक्त है ना वो ही मार जाता है, कि उस वक्त पे डेफिनेशन याद नहीं होती है तो मार जाती है। पर जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल से जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर पढ़ा है वो उसको कभी गलती नहीं कर सकता, कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें उसको क्लियर है, उसने किस प्रकार से चीज़ें याद की है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है पीक, तो यार पीक क्या था, मतलब RMS बटा पीक था, पीक बटा मीन था, क्या था, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म क्या था यार, फॉर्म में RMS बटा मीन लूँ, मीन बटा RMS लूँ, यही होता है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये जो शब्द है ना, इसी में ही इसका राज छुपा है।
पीक फैक्टर जब दिखाई दे, पीक फैक्टर जब दिखाई दे तो पी से समझना पीक, पी से समझना पीक। तो पी होता है, पीक होता है एम, मैक्सिमम वैल्यू वी एम दी गई है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ई। ई क्या होता है, ई होता है उसका RMS इफेक्टिव वैल्यू, ई फॉर इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, प्रभावी मतलब RMS जिसको हम बोलते हैं, उसी की डेफिनेशन है। तो VM बटा VR होता है हमारा पीक। ठीक है, क्लियर है। अब देखो फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर में ही उसकी डेफिनेशन दे रखी है, F इज इक्वल टू, यहाँ पे है R और यहाँ पे M। ठीक है, R से क्या हम याद करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब FR। ठीक है, और M से हम याद करते हैं मीन, मीन मतलब एवरेज। तो VA हमको दिया है ये। अब तो चीज़ें क्लियर है या नहीं है क्लियर। ये मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, ये आपको RMS वैल्यू दे रखी है, ये आपको RMS वैल्यू दे रखी है, और ये आपको एवरेज वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसको दिमाग लगाओ, अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे तो VR यहाँ पे नीचे है, VR यहाँ पे ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो P इंटू F में करूँगा, P इंटू F में करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, VM बटा VA आ जाएगा, और VR और VR कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है आपको, VA निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या है वो, VM डिवाइड बाय PF है। अब VM की वैल्यू क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं मान के चलता हूँ इसमें, वो क्या दे रखी है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 एम्पियर दे रखी है। अब ये है पीक फैक्टर, क्या दे रखा है आपको, पीक फैक्टर देख रहा है √2, पीक फैक्टर दे रखा है √2, और फॉर्म फैक्टर क्या दे रखा है, पाई अपॉन 2√2। ठीक है, तो अब क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो √2 और √2 कैंसिल हो गया, ये 4 बटा पाई बच गया। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4 बटा पाई कहीं, जी हाँ ऑप्शन सेकंड दिख रहा है, कहीं गलती तो हमने नहीं करी है। VM की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, फिर P की वैल्यू कितनी थी आपकी, √2 थी, फिर आपकी फॉर्म फैक्टर की कितनी, पाई बटा 2√2 थी, √2 कैंसिल हो गया, 4 बटा पाई। तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2 सही हो गया। सही है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ और करो ना करो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर AN की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका UPPSL का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका JB वेनर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BSPHCL का ये वाला एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में, चाहे SSC JEE का एग्ज़ाम हो, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का वो आता ही आता है। और अगर आपको बेसिक डेफिनेशन ढंग से याद है, ढंग से वक्त पे याद आ जाती है, तो आप सवाल को हल इजीली कर सकते हो। समझ में आया कैसे हमने सवाल को हल किया। अभी पढ़ाते हुए तो आप सबको सब चीज़ आसान लगती है, पर मुद्दा यही है, मसला यही है कि जब आपका एग्ज़ाम हो उस समय आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो कौन किस, वीडियो सभी सुन रहे हैं, वीडियो सभी देख रहे हैं, कौन कितनी बात को ढंग से ग्रैप्स कर पा रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहा है, तो उसी पे सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। तो आगे बढ़ें। द पावर फैक्टर ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज, इनकैंडेसेंट बल्ब समझते हो, जो घर पे अपना बल्ब लगता है, लगता था, आजकल तो LED के बल्ब लगते हैं। 0.8 लैगिंग और 0.8 लीडिंग और यूनिटी और चौथा है 0। ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता था पहले, अभी भी शायद कुछ स्टूडेंट्स के घर में हो सकता है, जिसको हम लट्टू बोलते थे और पीली रोशनी देता था। ठीक है, तो जिसमें जो है फिलामेंट बेस जो होते थे, तो वो जो होते थे वो प्योरली रेजिस्टिव होते थे, प्योरली रेजिस्टिव होते थे, और I²R एनर्जी उसमें डिसिपेट होती थी, जो हीट एनर्जी बन के लाइट में कन्वर्ट होके आपको लाइट देती थी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे बेस जो ये पार्ट है प्योरली रेजिस्टिव है, इसमें कोई भी इंडक्टेंस का सच पार्ट नहीं है।
तो इसका जो पावर फैक्टर है वो क्या रहता था 1.000, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपको, द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट कॉम्प्रोमाइजिंग रेजिस्टेंस R एंड X इन सीरीज इज। एक सर्किट है जिसमें R भी है और X भी है और हमको बताना है कि ये बताइए कि उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। और एक सर्किट है जिसमें R भी है और आपका X जो है इम्पीडेंस भी है इसमें, और रिएक्टेंस है, ये आपका रिएक्टेंस है, ठीक है। और इसमें पावर फैक्टर हमको बताना है क्या होगा। तो एक ऑप्शन दिया है R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑल्टरनेटिव करंट का चैप्टर कराया था और जिन्होंने ध्यान से सुना है तो आराम से इसको कर सकते हैं। ये होता है हमारा थीटा एंगल, यहाँ पे होता है R, ये होता है X और ये होता है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रिएक्टेंस, ये होता है इम्पीडेंस, जिसको हम बोलते हैं Z। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है R बटा Z। कॉस थीटा हो गया R बटा Z और R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जिन्होंने सही ऑप्शन दिया है वो इसमें, एक मिनट, ए और सी मैंने कैसे, ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन में यहाँ पे अंडर रूट नहीं लिखा हुआ, सॉरी। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये समझ में आया आपको किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मर का है, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगर इसको सॉल्व कराना है, आगे इस पेपर को सॉल्व करवाना है तो प्लीज़ आप लिख दीजिए इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कीजिए करके। आप अगर लाइक्स ज़्यादा होंगे, कमेंट ज़्यादा होंगे तो वो भी सॉल्व करा देंगे हम। तो फिलहाल आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स इन केस ऑफ अ 100 kVA ट्रांसफार्मर with iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt। ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं आपको ट्रांसफार्मर में वीडियो लेक्चर में। तो इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी पर लोड क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। और हमको ये दे रखा है रेटिंग ट्रांसफार्मर की दे रखी है 100 kVA दे रखी है और इसका आयरन लॉस क्या दे रखा है 1 किलोवाट दे रखा है। और कॉपर लॉस क्या दे रखा है, कॉपर लॉस दिया है 2 किलोवाट कॉपर लॉस दे रखा है। और हमको ये बताना है ऑप्शन क्या होगा, एक है 100 kVA, दूसरा ऑप्शन है 70.7 kVA, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50.5 kVA और चौथा ऑप्शन हमको दे रखा है 25.2 kVA। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। हमको निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर क्या लोड होगा जब आयरन लॉस दे रखा है हमको 1 किलोवाट और कॉपर लॉस हमको दे रखा है 2 किलोवाट और उसकी रेटिंग दे रखी है 100 kVA। तो इसमें ऑप्शन है 100 kVA, 70.7 kVA, 50.5 kVA और 25.2 kVA। जो स्टूडेंट्स का सही उत्तर जानते हैं वो ऑप्शन में ज़रूर लिखें और उसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमको प्लीज़ इसमें आप लिखें कि प्लीज़ सर आगे का नेक्स्ट पार्ट इस BSPHCL पेपर का सॉल्व कराएं। और बाकी जो हमारी वीडियो लेक्चर्स है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल से तो यू शुड कॉन्टैक्ट हेयर 8003378523, जिसमें आपको अपना नाम, एग्ज़ाम और सिटी
whatever exam you are attempting for, like BSPCL हो गया, UPPSL, RPPNL, तो ज़रूर आप हमको इसमें बताएं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर हमसे जुड़िएगा। और कुछ भी आपको पूछना है इस ट्यूटोरियल से ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि कोई पॉइंट अगर मेरा रह गया हो या समझाने में कुछ गलती हो गई हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।